नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन का सुपर बेबी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पहले सुपर बेबी का बर्थ हुआ और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा हुए इस बच्चे में 3 लोगों का डीएनए शामिल है। इस प्रोसेस में पेरेंट्स के 99.8% और अन्य महिला के 0.1% डीएनए का यूज़ किया गया है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। दरअसल बच्चे के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी पैदा करने वाली मां से ट्रांसफ़र होती है, जो जन्म के कुछ दिनों या महज कुछ घंटों के बाद बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती है। इससे बचने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। बता दें कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के नाम से जानी जाने वाली इस नई टेक्नोलॉजी के दौरान एक हेल्दी फीमेल डोनर से एग यानी अंडे के टिश्यू लिए जाते हैं और फिर इनसे आईवीएफ एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो ये ट्रीटमेंट आईवीएफ की ही एक बदला हुआ रूप है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें एक दूसरी महिला के हेल्दी एग से माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। बता दें कि ये देश में अपने किस्म की पहली पहल है। तेलंगाना के आईटी विभाग की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन ने मिलकर इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और यूजर रोबोटिक्स जैसे 4 सेक्टर्स में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर को भी स्थापित किया जाएगा, जो इस पूरे प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क 14 मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक सोलर सिस्टम की पिक्चर्स ली है, जहां वैज्ञानिकों को 3 एस्टेरॉयड बेल्ट्स या फिर क्षुद्र ग्रह बेल्ट की उपस्थिति दिखाई दी है। इनमें 2 एस्टेरॉयड बेल्ट्स सोलर सिस्टम के इनर सिस्टम में है, जबकि तीसरा बाहर है। गौरतलब है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर देखा गया ये पहला एस्टेरॉयड बेल्ट है और नासा की रिपोर्ट के अनुसार इस सोलर सिस्टम का निर्माण एक यंग स्टार फोमुलहॉट के चारों ओर हो रहा है, जो हमसे लगभग 25 लाइट ईयर्स दूर है। देखे गए तीनों एस्टेरॉयड बेल्ट्स फोमुलहॉट स्टार के चारों ओर 14 बिलियन मील यानी 23 बिलियन किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 150 गुना है। आपको बता दें कि एस्टेरॉयड बेल्ट सन और प्लैनेट्स के बीच स्थित एक सूर्यमंडलीय क्षेत्र होता है, जिसमें लाखों छोटे बड़े चट्टानों या फिर एस्टेरॉयड्स का ग्रुप उपस्थित होता है और इन चट्टानों के बने अवशेष अन्य ग्रहों और उपग्रहों के बीच स्थानांतरित होते रहते हैं। अगर हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST की बात करें तो ये नासा द्वारा विकसित एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे दूर के प्लैनेट्स, स्टार और गैलेक्सियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका ये नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पूर्व निदेशक जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है और इसे $10 बिलियन की कॉस्ट के विश्व के कई देशों के वैज्ञानिकों के सहयोग से लगभग 20 साल में बनाया गया था। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष पॉलिसी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसे पिछले महीने 20/4/2023 को इसरो ने रिलीज किया था। ये नीति स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 इसरो, स्पेस सेक्टर का PSU, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण करती है। इस पॉलिसी के तहत जहां स्पेस सेक्टर से जुड़ी स्ट्रेटेजीज का संचालन NSIL द्वारा किया जाएगा,
तो वहीं इसरो नई टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईएन स्पेस इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा, तो वहीं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो के परिचालन की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। मोटे तौर पर अगर हम समझें तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारतीय स्पेस सेक्टरों को एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देना चाहती है, क्योंकि हाल के आंकड़ों को देखें अगर हम तो लगता है कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग 2030 तक 60 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, जिससे न सिर्फ सीधे तौर पर 2 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हो सकती है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व अंतरिक्ष उद्योग का सबसे प्रमुख खिलाड़ी भी बन सकता है। अगर हम भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की चुनौतियों की बात करें तो ये पॉलिसी आईएन स्पेस के लिए एक महत्वाकांक्षी भूमिका निर्धारित करती है, लेकिन आगे के आवश्यक कदमों के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं देती है। तो इस पॉलिसी में ना तो इसरो को अपने वर्तमान प्रथाओं से बाहर निकलने के लिए कोई सांकेतिक समय रेखा है और ना ही नियामक ढांचा बनाने के लिए आईएन स्पेस के लिए कोई कार्यक्रम। नीतिगत ढांचे में एफडीआई और लाइसेंसिंग से संबंधित स्पष्ट नियमों और विनियमों, नई अंतरिक्ष स्टार्टअप को बनाए रखने के लिए सरकारी खरीद और विवाद निपटाने के लिए एक अपीलीय ढांचे की आवश्यकता होगी, जो इस इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 में नहीं है। सुर्खियों में रह रहे राम मंदिर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर फिर से नए रूप में निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में किया जा रहा है, जिसके डिजाइन को गुजरात के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। आपको बता दें कि प्राचीन काल से भारत में मंदिरों का निर्माण 3 वास्तुकला शैली पर की जा रही हैं, जिनमें से नागर आर्किटेक्चर स्टाइल, द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल और बेसर आर्किटेक्चर स्टाइल शामिल है। गौरतलब है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के निर्माण के लिए अलग अलग वास्तुकला शैलियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मंदिरों के निर्माण में द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। वहीं नागर आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण माने जाने वाले बेसर आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्रों में किया जाता है। आइए सुर्खियों में रहे नागर आर्किटेक्चर स्टाइल की विशेषताओं पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। नागर शब्द का निर्माण नगर शब्द से हुआ है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाने लगा। यह संरचनात्मक मंदिर आर्किटेक्चर स्टाइल होता है, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित है। आपको बता दें कि इस शैली को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच विभिन्न शासकों के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। विशेष रूप से अगर देखें तो इस शैली में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है और आधार से शिखर तक की संरचना चतुष्कोणीय होती है। आपको बता दें कि इस शैली में बने मंदिरों की ऊंचाई को 8 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। मूल यानी आधार, गर्भगृह यानी नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंगा यानी दीवार, कपोत यानी कॉर्निस, शिखर, गल यानी गर्दन, वर्तुलाकार, आमलक या कुंभ यानी शूल सहित कलश। गौरतलब है कि इस आर्किटेक्चर स्टाइल से बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाच और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। सुर्खियों में रह रहे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने करीब 5800 करोड़ रुपए से अधिक वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपको बता दें कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 1998 को किए गए पोखरण 2 की सफलता पूर्वक परीक्षण में सम्मिलित भारतीय वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धि के सम्मान में हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। गौरतलब है कि इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के दरमियान किया गया था। ये दूसरा ऐसा मौका था जब भारत ने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था और आपको बताते चलें कि इस परीक्षण से पूर्व भारत ने मई 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंतर्गत न्यूक्लियर बम का पहली बार परीक्षण किया था। आइए सुर्खियों में रह रहे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 की शुरुआत स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट थीम के साथ की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस दिवस के अवसर पर कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई, जिनमें लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव वेधशाला, भारत हिंगोली महाराष्ट्र में
होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जटनी ओडिशा में और टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में शामिल है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस विशेष दिवस के अवसर पर फिशन मोलिवेडनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी मुंबई, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम, नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी नवी मुंबई, रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिटी नवी मुंबई, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम और महिला और बाल कैंसर अस्पताल भवन नवी मुंबई जैसी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।